वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 119 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है, रिफ्लेक्स एक्शन एक स्पॉन्टेनियस या इनवॉलंटरी मूवमेंट है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन हमारी इच्छा से नहीं होता है और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता है। लेकिन वॉकिंग एक वॉलंटरी मूवमेंट है, यानी हम अपनी इच्छा से चलते हैं और इसका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होता है। सेकेंड डिफरेंस है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए किसी भी तरह के कॉन्शियस थॉट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी ये मूवमेंट सोच समझकर नहीं होता है, इसलिए यहाँ ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वॉकिंग में कॉन्शियस थॉट की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड डिफरेंस है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन वॉकिंग को ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और फोर्थ डिफरेंस है, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी को डैमेज या इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हम अपने हाथ को उस गर्म चीज़ से हटा लेते हैं और इस तरह से हमारा हाथ अधिक जलने से बच जाता है। लेकिन वॉकिंग हमारे बॉडी को इंजुरी से प्रोटेक्ट नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस एट द सिनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट सिनैप्स में क्या होता है। सिनैप्स इज ए स्मॉल गैप between the two neurons. It allows a signal or information to pass from one neuron to the next neuron. दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट स्मॉल गैप को सिनैप्स कहते हैं और सिनैप्स के द्वारा सिग्नल या इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से उसके बाद के न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है। द स्टिमुलस इज एक्वायर्ड एट द डेंड्राइटिक टिप ऑफ नर्व सेल एंड इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. This impulse travels from the dendrite to the cell body and then axon carries signals away from the cell body. नर्व सेल यानी न्यूरॉन के डेंड्राइट के टिप के द्वारा स्टिमुलस रिसीव किया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन के एंड में पहुंचता है। एट द एंड ऑफ एक्सॉन the chemicals are released due to the electrical impulse. These chemicals travel across the gap or synapse from the axon of previous neuron to the dendrite of next neuron and start a similar electrical impulse. एक्सॉन के एंड में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कारण कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होता है। ये केमिकल सब्सटेंसेस सिनैप्स के द्वारा इस न्यूरॉन के एक्सॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफ़र होता है और सेम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट होता है, यानी सेम सिग्नल या इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन के डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन से होकर ट्रैवल करता है और इस तरह से सिनैप्स इंफॉर्मेशन या सिग्नल को एक न्यूरॉन के एक्सॉन से उसके बाद के न्यूरॉन के डेंड्राइट में ट्रांसफ़र करता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ब्रेन का कौन सा पार्ट बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। सेरिबेलम जो ब्रेन के हिंड ब्रेन का पार्ट है वो बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक के स्मेल को हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। सभी तरह की इन्वायरमेंट के स्टिमुलस या इन्फॉर्मेशन को रिसेप्टर्स डिटेक्ट करता है और ये रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है। हमारे नोज़ में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है और ये स्मेल के इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। इस तरह से अगरबत्ती के स्मेल के इन्फॉर्मेशन को भी हमारे नोज़ में प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। हमारे बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन इन्वायरमेंट के सभी तरह के स्टिमुलस या सिग्नल को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन
और स्पाइनल कॉर्ड में कैरी करता है। इसलिए अगरबत्ती के स्मेल की इंफॉर्मेशन को भी सेंसरी न्यूरॉन नोज से ब्रेन के फोर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कैरी करता है। फोर ब्रेन ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है और ये सभी तरह के सेंसरी सिग्नल जैसे टेम्परेचर, टच, पेन या स्मेल के सिग्नल को रिसीव करता है। फोर ब्रेन में पहले से ही इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, इसलिए फोर ब्रेन स्मेल के इस सिग्नल को पहचानता है और इसे अगरबत्ती के स्मेल के रूप में इंटरप्रेट करता है। यानी ब्रेन बताता है कि ये स्मेल अगरबत्ती का है, क्योंकि ब्रेन जब भी पहली बार किसी भी इंफॉर्मेशन या सिग्नल को रिसीव करता है तो उसे स्टोर कर लेता है, जिसके कारण हम आसानी से इन्वायरमेंट के स्टिमुलस को पहचान लेते हैं। इस तरह से हम लोग अगरबत्ती के स्मेल को भी डिटेक्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन के समय ब्रेन का क्या रोल है? रिफ्लेक्स एक्शन एक ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए किसी भी तरह के कॉन्शियस थॉट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में किसी भी तरह का डैमेज या इंजरी होने का चांस कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हम अपने हाथ को उस हॉट ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के प्रोसेस के समय रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में बनता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन के समय स्टिमुलस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन से होकर रिले न्यूरॉन में जाता है। रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहता है। रिले न्यूरॉन से स्टिमुलस मोटर न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होता है और मोटर न्यूरॉन से स्टिमुलस इफेक्टर जैसे हमारे मसल में ट्रांसफ़र होता है, जहां रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस स्पाइनल कॉर्ड से होकर ट्रैवल करता है और इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक भी जाता है ताकि ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू लेते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन के कारण हम अपने हाथ को उस हॉट ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं, लेकिन हॉट ऑब्जेक्ट का ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक भी जाता है और हमारा ब्रेन इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है और याद रखता है कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है और उसे छूने से हमारा हाथ जल सकता है। इसलिए ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन के समय सभी तरह की इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करता है और उसे याद रखता है। इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन के समय ब्रेन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन सोच समझकर नहीं होता है। पेज नंबर 122 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स क्या है? प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये केमिकल सब्सटेंसेस है और ये प्लांट में प्रत्येक प्लांट सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है। प्लांट हार्मोन्स बहुत ही कम कंसंट्रेशन में काम करने के प्लेस से दूर के प्लेस में प्रोड्यूस होता है और काम करने के प्लेस में सिंपली डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी काम करने के प्लेस में चला जाता है। प्लांट हार्मोन्स प्लांट के सभी तरह के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। प्लांट्स में 5 डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ सूट टुवर्ड्स लाइट? सेंसिटिव प्लांट के लीव्स का मूवमेंट और सूट का लाइट की ओर मूवमेंट एक दूसरे से कैसे अलग है, यानी इन दोनों मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस है, सेंसिटिव प्लांट के लीव्स का मूवमेंट एक नेस्टिक मूवमेंट है, लेकिन सूट का लाइट की ओर मूवमेंट एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। सेकेंड पॉइंट है, सेंसिटिव प्लांट के लीव्स का मूवमेंट स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सूट का लाइट की ओर मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट है, सेंसिटिव प्लांट के लीव्स के मूवमेंट में स्टिमुलस टच है, लेकिन सूट का लाइट की ओर मूवमेंट में स्टिमुलस लाइट है। फोर्थ पॉइंट है, सेंसिटिव प्लांट के लीव्स का मूवमेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, यानी इस मूवमेंट में लीव्स में ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन सूट का लाइट की ओर मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है, यानी इस मूवमेंट में सूट में ग्रोथ होता है।
और लास्ट पॉइंट है सेंसिटिव प्लांट के लीव्स का मूवमेंट एक फास्ट मूवमेंट है, लेकिन सूट का लाइट की ओर मूवमेंट एक स्लो मूवमेंट है। थर्ड क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ। यहाँ एक प्लांट हार्मोन का नाम लिखना है जो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाता है। इसका आंसर है ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। एक सपोर्ट के चारों ओर एक टेंड्रिल के ग्रोथ को ऑक्सिन कैसे प्रमोट करता है। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है। ये सूट टिप में प्रोड्यूस होता है और सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। टेंड्रिल में भी ऑक्सिन टेंड्रिल के टिप में यूनिफॉर्मली यानी एक समान प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब टेंड्रिल किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सिन जो टेंड्रिल के टिप में प्रेजेंट रहता है वो सपोर्ट के दूर के साइड में डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी टेंड्रिल का जो साइड सपोर्ट से दूर रहता है ऑक्सिन वहाँ चला जाता है। इस तरह से टेंड्रिल का जो साइड सपोर्ट के कांटेक्ट में रहता है वहाँ ऑक्सिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और उसके अपोजिट साइड में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है, जिसके कारण टेंड्रिल का सेल जो सपोर्ट के अपोजिट साइड में प्रेजेंट रहता है वो सपोर्ट के साइड के टेंड्रिल के सेल से अधिक लंबा हो जाता है और इस तरह से टेंड्रिल सपोर्ट की ओर मुड़ जाता है, जिसके कारण टेंड्रिल सपोर्ट के चारों ओर एक सर्कल बनाकर धीरे धीरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर ग्रो करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोटॉपिज्म। हाइड्रोटॉपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है। हाइड्रोटॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट और पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू मॉइस्चर और वाटर। जब प्लांट या प्लांट के पार्ट का मूवमेंट मॉइस्चर या वाटर के रिस्पॉन्स में होता है तो उसे हाइड्रोटॉपिज्म कहते हैं। यहाँ हाइड्रोटॉपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग दो बड़े ट्रे को लेंगे और उसे लेबल करेंगे। एक ट्रे को ए से लेबल करेंगे और दूसरे ट्रे को बी से लेबल करेंगे। इन ट्रे ए मॉइस्ट सॉइल इज एडेड एंड इन ट्रे बी ड्राई सॉइल इज एडेड इन वन पार्ट एंड मॉइस्ट सॉइल इज एडेड इन अनदर पार्ट। ट्रे ए में मॉइस्ट सॉइल को ऐड करेंगे और ट्रे बी के एक भाग में ड्राई सॉइल ऐड करेंगे और दूसरे भाग में मॉइस्ट सॉइल ऐड करेंगे। सो द सीड इन बोथ ट्रे। दोनों ट्रे में सीड डालेंगे। इन ट्रे बी एडजेसेंट टू द सीड पुट अ पोरस पॉट कंटेनिंग वाटर। ट्रे बी में सीड के बगल में एक पोरस पॉट को रखेंगे जिसमें पानी भरा हुआ है। कीप बोथ ट्रे फॉर फ्यू डेज। दोनों ट्रे को कुछ दिनों के लिए रख देंगे और कुछ दिनों के बाद दोनों ट्रे को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन को हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट इन ट्रे ए प्लांट रूट ग्रो स्ट्रेट बट इन ट्रे बी रूट बेंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। ये ऑब्जर्व किया गया कि ट्रे ए में प्लांट का रूट बिल्कुल सीधा बढ़ रहा है, लेकिन ट्रे बी में प्लांट का रूट सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर के डायरेक्शन में मुड़ गया है। लास्ट है कंक्लूजन। इन ट्रे ए सॉइल इज यूनिफॉर्मली मॉइस्ट, देयरफॉर प्लांट रूट ग्रो स्ट्रेट इन ट्रे ए। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि ट्रे ए में सॉइल यूनिफॉर्मली यानी एक जैसा मॉइस्ट है, इसलिए प्लांट का रूट बिल्कुल सीधा बढ़ रहा है। बट इन ट्रे बी one side of soil is dry and other side of soil is moist. Therefore, in tray B, root bends towards the direction of moisture in the soil. लेकिन ट्रे बी में एक साइड का सॉइल ड्राई है और दूसरे साइड का सॉइल मॉइस्ट है, इसलिए प्लांट का रूट सॉइल में प्रेजेंट मॉइस्चर के डायरेक्शन में मुड़ गया है, यानी प्लांट का रूट वाटर या मॉइस्चर के रिस्पॉन्स में मूव कर रहा है। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट प्लांट में हाइड्रोटॉपिज्म को दिखा रहा है। पेज नंबर 125 का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के हेल्प से होता है। हार्मोन्स
केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये एनिमल्स के बॉडी के बहुत से एक्टिविटीज़ जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। हार्मोन्स एक केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है क्योंकि ये बॉडी के एक पार्ट में प्रोड्यूस होता है और बॉडी के दूसरे पार्ट में मूव करता है जहाँ ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। एनिमल हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है। ब्लड हार्मोन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कैरी करता है जहाँ ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? आयोडाइज्ड सॉल्ट यानी जिस सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट रहता है उसे खाने की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी के ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। जब बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है जिसके कारण नेक में स्वेलिंग हो जाती है यानी गला फूल जाता है और इस डिजीज़ को कहते हैं गोइटर। इसलिए आयोडाइज्ड सॉल्ट को खाने की सलाह दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड? जब एड्रेनलिन ब्लड में सिक्रीट होता है तो हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता है? एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है और एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है। ब्लड हार्मोन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करता है जहाँ ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। एड्रेनलिन फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करता है और इन फंक्शन के द्वारा एड्रेनलिन बॉडी को किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या फियर से डील करने के लिए तैयार करता है। यानी जब हमें डर लगता है या हम स्ट्रेस में होते हैं तो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है और ये कुछ ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करता है जिसके द्वारा हमारे बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने के लिए अधिक अमाउंट में ऑक्सीजन और एनर्जी मिलता है। एड्रेनलिन का मेन टारगेट ऑर्गन हार्ट है यानी एड्रेनलिन मेनली हार्ट के लिए काम करता है। एड्रेनलिन हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। हार्ट रेट के इंक्रीज़ होने के कारण हमारे मसल्स में ब्लड का अधिक फ्लो होता है। मसल्स में ब्लड के अधिक फ्लो होने के कारण मसल्स को अधिक अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। एड्रेनलिन ब्लड में शुगर लेवल को भी इंक्रीज़ करता है जिसके कारण हमारे बॉडी को अधिक अमाउंट में एनर्जी मिलता है। इसके अलावा एड्रेनलिन ब्रीदिंग रेट और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करता है और इस तरह से एड्रेनलिन हमारे बॉडी को किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या इमरजेंसी के समय डील करने के लिए तैयार करता है। इसलिए एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन? डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियास के द्वारा सिक्रीट होता है। इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, लेकिन जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है यानी इंसुलिन पैंक्रियास से प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है तो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इस डिजीज़ को कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ यानी हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाने से हमारे बॉडी के बहुत से सेल्स और ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। डायबिटीज़ को इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा कुछ समय के लिए ठीक किया जा सकता है। इसलिए डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।